तो आपका आप सभी बच्चों का जो एक बार फिर से जो है ब्रह्मास्त्र बोर्ड में स्वागत है। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए ब्रह्मास्त्र बोर्ड। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी। क्या पढ़ने वाले हैं? एसएसटी, है ना। एसएसटी में जो है 4 सब्जेक्ट होते हैं। क्या क्या होता है देखिए, एक होता है जियोग्राफी, है ना। उसके बाद होता है इकोनॉमी, पॉलिटिकल, उसके बाद होता है हिस्ट्री। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं आपका जो है एसएसटी में। सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं। क्या क्या होता है? जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो ये 4 बुक को पढ़ना जरूरी होता है और इन्हीं चारों बुक से जो है 100 नंबर का एग्जाम पूछा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए भूगोल। क्या पढ़ने वाले हैं? भूगोल, ठीक है। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी। भूगोल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जियोग्राफी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी यानी भूगोल, चैप्टर है 1। चैप्टर कितना है? 1, पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर का नाम क्या? भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग है। तो आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा। इस तरह का वीडियो जो है आप लोग के लिए हर रोज आते रहेगा। आपको जो है क्लास 10th का जो है, क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? ऑल सब्जेक्ट। जैसे हो गया संस्कृत हो जाएंगे, है ना, हिंदी हो जाएगा, मैथ हो जाएंगे, उसके बाद एसएसटी हो जाएगा, एससी हो जाएगा। ये 5 सब्जेक्ट जो है आप लोगों को जो है यूट्यूब चैनल पर यानी ब्रह्मास्त्र बोर्ड यूट्यूब चैनल पर जो आप लोगों को जो है संस्कृत, हिंदी, मैथ, एसएसटी यानी सोशल साइंस और साइंस है, ये 5 सब्जेक्ट जो है फ्री में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज है नहीं है, ना ही तो एक पैसा लगेगा। तो आप लोग को जल्द से जल्द यानी ब्रह्मास्त्र बोर्ड यूट्यूब में चैनल में सर्च कीजिए और इसको जल्द से जल्द जो है ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो है फ्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग को एक पैसा नहीं लगता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर यानी जियोग्राफी का जो है, जियोग्राफी का जो है ये पहला चैप्टर है। ठीक है, और इस पहले चैप्टर का नाम क्या यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, एक जियोग्राफी यानी कक्षा 10 है ये। ठीक है, कक्षा 10। ये भूगोल है, इसको हम लोग बोलते हैं भूगोल। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भारत संसाधन एवं उपयोग, क्या लिखा हुआ है? भारत संसाधन एवं उपयोग। तो कहता है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर में यदि यहाँ पर देखिए जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी को अगर खंड किया जाए GEO, ठीक है ना, जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब क्या होता है? भूगोल। क्या होता है? भूगोल, है ना। भूगोल को अगर खंड किया जाए, देखिए भूगोल को अगर खंड करेंगे तो भू जोड़ क्या हो जाएगा? गोल। भू जोड़ गोल। भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है ना। पृथ्वी क्या है? गोल है। यानी कि हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर जो है जियोग्राफी जो है पढ़ेंगे, इसमें जो हम लोग को पृथ्वी का अध्ययन के, पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, पृथ्वी के अध्ययन के विषय में पढ़ने को मिलेगा। किसमें? जियोग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं भूगोल। यानी पृथ्वी क्या है? गोल है। और इसमें जो हमको जो पृथ्वी के यानी के बारे में जो है पढ़ने के लिए मिलेगा पूरा यानी डिटेल से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संसाधन। क्या लिखा हुआ है? संसाधन। तो संसाधन किसको कहते हैं? तो मानव जीवन में उपयोग में आने वाले, मानव जीवन में उपयोग में आने वाले, है ना। क्या लिखा हुआ है देखिए, फिर से देखते हैं हम लोग। मानव जीवन में उपयोग में, क्या कर रहा है? मानव जीवन में, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मानव जीवन में उपयोग में, है ना। क्या कर रहा है? मानव जीवन में, मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। तो अगर पूछा जाए संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो मानव जीवन में क्या करा? उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन। अच्छा, सभी वस्तुओं में क्या क्या वस्तुएं आएंगे? जैसे यहाँ पर देखिए जल, पेड़, पौधा, जल, पेड़, पौधा। देखिए आप इसमें ये टेंशन नहीं लेना कि मतलब
आधा तो पढ़ाएगा आधा तो छोड़ देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग को पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मानव जीवन में उपयोग में आने वाले, अगर आप लोग इससे यूट्यूब ब्रह्मास्त्र बोर्ड यूट्यूब चैनल से अगर तैयारी करते हैं तो शुरू से, तो देखिए चैप्टर बाय चैप्टर एक तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लियर तरीके से, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन। जैसे मानव जीवन में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग आती है, जैसे ये हो गया जल हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, ये सभी क्या है मानव जीवन में उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन। अच्छा यहीं पर बोला जाए, अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर अलग से मान लीजिए हम लोग घर, क्या घर हम लोग का उपयोग में नहीं आता है, बेंच है ना, डेस्क, कुर्सी, ये सभी चीजें मानव जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं है ना। तो इस सब को भी हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संसाधन। चलिए अगली क्वेश्चन है, फिर देखते हैं। संसाधन भौतिक या जैविक हो सकते हैं, है ना। संसाधन जो है भौतिक हो सकता है या तो फिर जैविक हो सकते हैं। संसाधन दोनों हो सकते हैं, या तो भौतिक हो सकते हैं या फिर जैविक हो सकते हैं। देखिए पहला जो लिखा हुआ है भौतिक संसाधन, है ना, लिखा हुआ भौतिक संसाधन क्या है, तो जैसे यहाँ भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल और खनिज। भूमि मृदा यानी कि भूमि मृदा, भूमि मिट्टी, मृदा को ही मिट्टी कहते हैं, ठीक है, जल खनिज, ये सभी जो है क्या है, ये है आपका जो है भौतिक संसाधन। ये क्या है, भौतिक संसाधन। यानी संसाधन दो हो सकते हैं, या तो जैविक हो सकते हैं या तो फिर भौतिक हो सकते हैं। और देखिए जैविक में क्या क्या आता है, वनस्पति, जलीय जीव, वनस्पति और जलीय जीव, जितने भी वनस्पति है ना, वन में पाए जाने वाले हैं, है ना, वनस्पति, और यानी जितने भी जलीय जीव है वे सभी जो है जैविक संसाधन। क्या है वे, जैविक संसाधन। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नोट में, तो ये चीज देखो जहां जहां पर नोट लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, नोट। इसको जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट में हम लोग को ये पता चलता है कौन क्या मुख्य दिया हुआ, क्या मुख्य दिया हुआ है। तो नोट किस में दिया रहता है, मुख्य जो रहता है, मुख्य जो रहता है उसी को नोट में दिया रहता है। भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे, भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ जो है तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। तो क्या संसाधन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि भौतिक और यहाँ पर लिखा जो है भौतिक और जैविक, क्या ये संसाधन मानव जीवन में पहले से मतलब उपयोग करने के लायक होता है, तो आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं होता है, मान लीजिए एक पेड़ है, तो पेड़ को डायरेक्ट हम लोग किसी चीज में उपयोग में ला सकते हैं, नहीं, उसको जो है हम लोग रूप और आकार दे करके जो है उसको उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है, इनको हम आप लोग जो 1 नंबर लिख सकते हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों पदार्थ तकनीक के सारे, तकनीक मतलब किसी भी यानी कि वस्तु के सारे इसको उपयोग में ला सकते हैं। तकनीक कुछ बना करके जो है, जैसे पेड़ को काट कर जो हम लोग कुछ बना करके उससे, जैसे बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल वगैरह बना करके जो अपने जीवन में उपयोगी हो पाते हैं ना, अगर जीवन उपयोगी हो पाते हैं, जीवन में उपयोग करने लायक हो पाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर लिखा हुआ है आप लोग का, जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिमरमैन जो है इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं। यानी इसका ये कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि उसको बनाना पड़ता है, यानी बनते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। इसको 1 नंबर में लिख दीजिएगा, ठीक है, या फिर 2 नंबर में लिख दीजिएगा नोट में, ये हो जाएगा 3 नंबर। सेवा को भी संसाधन माना गया, सेवा को भी क्या माना गया, संसाधन। हमने भी क्या होता है यहाँ तक यहाँ पर सेवा को भी क्या माना गया है, संसाधन। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मुख्य तौर पर कि सेवा को क्या माना गया है, तो संसाधन माना गया। फिर देखिए आप लोग लिखिएगा 4 नंबर में, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। देखिए संसाधन जो किसी भी देश का, संसाधन सबको पता है, किसी भी देश का क्या होता है, आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। अच्छा यहाँ पर देखिए आर्थिक और सामाजिक क्यों लिखा गया, क्योंकि संसाधन के जरिए ही हम लोग जो है कुछ रुपया कमाते हैं ना, संसाधन का उपयोग करके जो है, संसाधन के सहारे से हम लोग कुछ रुपया कमाते हैं। मान लीजिए पेड़ पौधा उसको जो है कार्य के रूप में ला करके, जैसे कुछ भी बना करके, है ना, पलंग वगैरह, टेबल कुर्सी बना करके उसको बेचते हैं और आर्थिक सहायता हम लोग को उससे मिलता है। और सामाजिक मेरुदंड भी है ना, संसाधन क्या किसी भी देश का जो है सामाजिक मेरुदंड और आर्थिक है ना, होते हैं। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है, आप लोग समझ गए। तो यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हैं
तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग को जो है चैप्टर बाय चैप्टर एकदम डिटेल से पढ़ाया जाएगा, आप लोग थोड़ा सा भी स्किप नहीं करें, ठीक है ना। अगर आप लोग स्किप नहीं करते हैं, आप लोग देखिए कहीं पर कोचिंग नहीं भी करते हैं तब पर भी जो है ये वीडियो देख करके आप जो ब्रह्मास्त्र बोर्ड जो है ज्वाइनिंग करके जो है आप इससे जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट है ना, जैसे बताया गया था एसएसटी हिंदी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा और मैथ हो जाएगा, है ना, और साइंस हो जाएंगे, ये सभी सब्जेक्ट का जो है आप लोग को जो फ्री में यहाँ पर जो है हमारे ब्रह्मास्त्र बोर्ड यूट्यूब चैनल में जो आप लोग को फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जुटे रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फिर से। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं ना। क्वेश्चन ये पूछेगा आप लोग को कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के जो आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन ये जो है देखिए दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन सा होता है देखिए, पहला जो है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्या क्या होता है, जैव संसाधन होते हैं और अजैव संसाधन होते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होता है, ठीक है। देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है ना जैव संसाधन, है ना। तो ये जैव संसाधन क्या होता है, सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, जैव संसाधन। और दूसरा फिर से दिया हुआ लिखिए अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। जैसे यहाँ पर समझते हैं, देखिए सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, जैव संसाधन। सजीव वस्तुओं के समूह को, जो जिंदा है ना, सजीव कहलाता है, उन वस्तुओं के समूह को क्या कहेंगे, ये सजीव जो जिंदा है उन वस्तुओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे जी, जैव संसाधन। और अजैव संसाधन किसको बोलेंगे, जो निर्जीव वस्तुओं के समूह है उसी को क्या बोला जाएगा, अजैव संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन। उसके बाद देखिए फिर से जो है अगले नंबर आते हैं, क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब जो पहले जो पूछा था यहाँ पर देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप लोग एक ही आंसर नहीं मार देना, ठीक है ना। ये कह रहा है उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के, आप लोगों को जो है यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन होता है। अब यहाँ पर देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, यहाँ पर देखिए डिटेल से दिया हुआ है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन, है ना, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जिन्हें कहते हैं कि पुनः उसको जो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए सौर ऊर्जा, पवन कहते हैं, पवन ऊर्जा, जल, है ना, वन एवं वन्य प्राणी, इन सभी को जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इनको क्या बोला गया है, नवीकरणीय संसाधन। इसलिए इनको क्या बोला गया, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से देखते हैं फिर से है हम लोग का जो है अगली को, इसी में जो है नवीकरणीय संसाधन तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जैसे देखिए आते हैं नवीकरणीय हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य प्राणी, ठीक है, ये सभी जो है क्या है, नवीकरणीय संसाधन। अगर आप लोग को पूछा जाए ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता है कि नवीकरणीय संसाधन जो यह कितने प्रकार के होते हैं, तो बहु नवीकरणीय संसाधन जो यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला जो होता है सतत प्रवाह संसाधन। पहला क्या होता है, सतत प्रवाह संसाधन। जैसे सतत प्रवाह क्या है, यहाँ पर सतत प्रवाह हो जाएगा जल और हो जाएगा पवन, ये जो एनी टाइम यानी कि ये चलते रहता है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा सतत प्रवाह। सतत प्रवाह क्या हो जाएगा, जल और पवन, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर है जैव सतत संसाधन, है ना, जैव सतत संसाधन। ये जो है कहते हैं वन और वन्य जीव। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वन और वन्य जीव आते हैं। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। नवीकरणीय संसाधन आप लोग को समझ में आ गया। नवीकरणीय संसाधन जो है
सबसे पहले देखेंगे उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है ना। उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। और नवीकरणीय संसाधन और क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन देखिए नवीकरणीय संसाधन भी जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सतत प्रवाह एवं संसाधन एवं जैव संसाधन होते हैं, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त है ना, क्या लिखा हुआ है, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए नवीकरणीय संसाधन में क्या लिखे थे, करणीय संसाधन, इसमें क्या लिखे थे, नवीकरणीय संसाधन में हम लोग क्या लिखे थे कि वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है उसे नवीकरणीय कहते हैं। जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगली क्वेश्चन है आप लोगों का, फिर देखिए अनवीकरणीय। देखिए जैसे हमने आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पर देखिए है ना, ये जो है क्वेश्चन है ना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, है ना। और उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या क्या होता है यहाँ पर देखिए, पहला हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, सतत प्रवाह संसाधन और जैव संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन ये भी जो है, अब पूछा जाए कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, जो इनके वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय कहते हैं, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। अब देखिए जैसे नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से जो है अनवीकरणीय संसाधन ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप लोग। तो चलिए यहाँ पर अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर अनवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के, यानी अनवीकरणीय संसाधन पूछा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है 2017 में। अगर पूछा जाए कि अनवीकरणीय संसाधन जो है यह कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या बताना है, अनवीकरणीय संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन करा जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पुनः चक्रीय, दूसरा हो जाएगा अचक्रीय। पुनः चक्रीय में क्या क्या होता है, जैसे हम देखें धातु हो जाएगा ये पुनः चक्रीय है, और चक्रीय में क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है, और चक्रीय है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग आते हैं फिर। अब देखिए ये कई आधार पर संसाधन जो है कई आधार पर होते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो पूछा गया फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग का यहाँ क्वेश्चन बनकर आ जाएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग आंसर में यहाँ आप लोग लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का। पहला हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन, है ना, सामुदायिक संसाधन, है ना, उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, उसके बाद हो जाएंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन, है ना। तो अगर पूछा जाए स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर जो है 4 प्रकार के होते हैं संसाधन। पहला हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा हो जाएंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही जो है स्वामित्व के आधार पर जो है 4 प्रकार के होते हैं संसाधन, चारों को हम लोग जो अभी डिटेल से समझेंगे, ठीक है। पहला जो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यह क्लियर लिखा हुआ व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। वैसे संसाधन जिन पर यानी किसी व्यक्ति का अधिकार होते हैं, जिन पर किसी व्यक्ति का क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति का, है ना, अधिकार होते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ऐसे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति का जो है क्या होता है, अधिकार होता है, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे व्यक्तिगत संसाधन क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी के टाइम पर जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है भूखंड को लेकर, यानी जमीन जायदाद को लेकर, भू लगन वगैरह जो है, भू आकृति, जैसे ये सभी चीजें जो है, भू, है ना, भू मतलब होता है भूमि, भूमि को लेकर जो अभी बहुत ज्यादा प्रचलित में है ना, जिसके कारण हम लोग अभी क्या करते हैं, भूमि को सुधार कराते हैं ना, जमीन को। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है
यानी कि अगर पूछा जाए व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं, जिस पर यानी व्यक्ति का नहीं अधिकार हो, किसका अधिकार हो, व्यक्तियों का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। ठीक है। भूखंड पर किसका अधिकार होता है, व्यक्तियों का अधिकार होता है। और जैसे हम लोग के यहाँ पर क्या होता है कि किसी का जमीन कोई खरीद लेता है तो उसके नाम पर क्या होता है, रजिस्ट्री हो जाता है। तो वह जो अब उस जमीन पर जो है पहले वाला मालिकाना हक और पहले वाले मालिक का हक नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि वह जो है दूसरे के पास बेच चुके हैं, इसीलिए वह जो है अब दूसरे का हो गया जमीन, है ना। इसीलिए उस पर जो है, उस पर जो अधिकार होगा किसका होगा, अधिकार किसका होगा, ये जो अब देखिए इस पर जो अधिकार होगा भूखंड पर यानी कि या फिर घर व अन्य जगहों पर, उस पर जो किसका अधिकार होगा, व्यक्ति का अधिकार होगा जिसने भी खरीदा है। लेकिन हकीकत में हम लोग यहाँ पर समझे तो भूमि जो है, भूमि जो हम लोग खरीदते हैं किसी भी जमींदार से, तो हकीकत में हम लोग का जमीन नहीं होता है। पहले यहाँ पर समझिए, भूमि जो है कभी भी पूरा यानी भारत देश का भूमि देखा जाए तो किसी भी कोने में चले जाइए, ये भूमि जो है हम लोग का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये जो भूमि है ये सरकार का, किसका है, सरकार का। ठीक है, किसका, ये भूमि सरकार के नाम पर। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सरकार से जो है अन्य लोगों के पास गया, ठीक है, अन्य लोगों के पास से जाते जाते फिर जो है और जनसंख्या बढ़ते गया तो हम लोग के पास जाते गया, हम लोग क्या करते हैं इसके बदले में जो है किसी से खरीद कर अपने नाम पर क्या करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद क्या होता है कि इसको जो रजिस्ट्री कराने के बाद देखिए मान लीजिए यहाँ पर जमीन खरीदे, ठीक है, ये जमीन खरीद लिया, ठीक है ना, इसमें खेती आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, घर भी बना कर रह सकते हैं, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके नाम पर रजिस्ट्री हो गया। लेकिन ये जो है पूरी तरह से ये जो जमीन रहता है पूरा जो रहता है किसका रहता है, सरकार का रहता है। ठीक है। अब देखिए सरकार का है तो इसका मतलब ये नहीं सरकार राज करे सिर्फ, है ना, जनता कहाँ जाए, तो इसीलिए जो है ये जमीन जो है जनता का नाम पर होता है। ठीक है, जो खरीदता है उसी के नाम पर रजिस्ट्री होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्यों बोलते हैं कि ये जमीन जो है सरकार का होता है, खरीदने के बाद भी देखिए हम लोग क्या करते हैं इस भूमि का, जबकि खरीद लिए तो उसमें सरकार हम पर फिर टैक्स क्यों लेता है, तो यही कारण है कि ये जमीन जो हम लोग का नहीं होता है। ठीक है, हम लोग सिर्फ अपने नाम पर क्या करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, तो ये जमीन जो होता है सरकार का होता है, इसलिए होता है। तो खरीदने के बाद भी जो हम लोग इसको क्या करते हैं, भू लगान देते हैं, रसीद के तौर पर देते हैं ना, रसीद कटाने जाते हैं भूमि का, भू लगान देते हैं। ठीक है, भू लगान देते हैं, रसीद कटाते हैं, देते हैं ना, तो इसीलिए हम आप लोग को बताते हैं ये जमीन जो है किसी का भी अपना नहीं होता, ये सिर्फ जो है रजिस्ट्री कराया जाता है। लेकिन यह जो है मुख्य तौर पर जो है सरकार का जमीन होता है, किसका होता है, सरकार का, जिसके बदले हम लोग उसको क्या करते हैं, कर देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भू लगान, जिसको मतलब रसीद काटते हैं ना, इस तरह से यानी उसको कर दिया जाता है, किसको, सरकार को। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए उसके बाद है सामुदायिक संसाधन, है ना। सामुदायिक संसाधन क्या होता है, आप लोगों ने कहीं पर देखे होंगे गांव या समाज में, जिस पर समुदाय के यानी गांव समाज के सभी लोगों का क्या होता है, हक होता है, पूरे समुदाय का, पूरे झुंड या समूह का, पूरे समुदाय का क्या होता है, हक होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सामुदायिक संसाधन। जैसे क्या लिखा है, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय या का अधिकार हो, जिस पर किसी खास यानी समुदाय का क्या हो, अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए किसी खास समुदाय मतलब पूरे गांव के लोगों का अधिकार होता है उसमें, जैसे यहाँ पर देखिए चरण हो गया, भूमि हो गया, मंदिर हो गया। चरण मतलब कहीं पर देवी देवता का मंदिर है तो वहां पर सबका अधिकार होता है, वो वहां पर जाकर के भगवान का पूजा कर सकते हैं। ठीक है, चरण हो गया, उसके बाद हो जाएगा भूमि, है ना, उसके बाद हो जाएगा मंदिर। ये सभी जो है सामुदायिक संसाधन है, ये क्या है, सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, मस्जिद हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, है ना, भवन हो जाएगा, गुरुद्वार जिसको हम लोग गुरुद्वारा कहते हैं, और गिरजाघर हो जाएगा। ये सभी जो है क्या है, ये सामुदायिक संसाधन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आप लोग समझ गए, समझ गए। तो अगर आप लोग समझ गए तो कमेंट करके लिखिए कि हाँ समझ गए। ठीक है, नहीं समझे तो आप लोग फिर से बोलिए, हम फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। नंबर 3 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है, वैसे संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र, राष्ट्र किसको कहते हैं, देखिए राष्ट्र मतलब होता है राष्ट्र, तो राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश। ठीक है, ये होता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या होता है, विदेश, क्या होता है, विदेश।
ठीक है। कहता है कि वैसे संसाधन जिस पर यानी कि राष्ट्र का, किसका अधिकार हो, राष्ट्र का, यानी कि उसमें सिर्फ केवल एक ही देश का अधिकार हो, जो भी देश हो, ठीक है, या अपना देश हो किसी भी देश का हो, जिस पर केवल यानी राष्ट्र का ही अधिकार होता है, यानी विदेश का यानी विदेशी राष्ट्रों का अधिकार नहीं, विदेशी देशों का अधिकार नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें केवल राष्ट्र का ही अधिकार हो। जैसे भारत का है तो भारत का ही अधिकार होना चाहिए उस पर, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन, है ना। तो राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, वैसे संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहता है, राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखिएगा, किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। किसी देश के अंतर्गत जितना भी संसाधन हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो सभी जो है किसके अंतर्गत आएगा, राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि उस देश के अंदर ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है ना। वह जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए यहाँ पर एक और समझते हैं हम लोग, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, एक अंतरराष्ट्रीय। पहला हम क्या समझा है, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, फिर होता है व्यक्तिगत जिस पर किसी खास व्यक्ति का, मतलब आप ही का ही हो, है ना। तो आप लोग ये मत समझ लेना मेरा ही है, ठीक है, हो सकता है आप ही का हो, ठीक है ना। किसी खास व्यक्ति, मतलब मान लीजिए जिस पर किसी व्यक्ति का, खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। एक होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक क्या होता है, सामुदायिक होता है आप लोग का, देखिए समुदाय में क्या होता है, जिस पर पूरे गांव या समाज का जो है क्या अधिकार, उसको क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, देखिए राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है, जिसमें पूरे देश का, है ना, अपना, सिर्फ अपने देश का, मतलब पूरे देश का जो है क्या हो, अधिकार, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है ना। सिर्फ अपने देश के सभी लोगों का क्या हो, अधिकार, उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन वहीं पर पूछा जाए तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिस पर दूसरे देश का भी अधिकार हो, जिस पर क्या हो, दूसरे देश का भी अधिकार हो, उसको क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्लियर यहाँ तक, देखिए लिखा भी है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखा हो, वैसे संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। वैसे संसाधन जिन पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का क्या होता है, संस्था का नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, पता है, वैसे संसाधन, है ना, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। अंतरराष्ट्रीय संस्था का जो है, जैसे अमेरिका का नियंत्रण होता है ना, पूरे देश को कंट्रोल करते हैं, सभी विश्व के सभी देशों को लगभग में, ठीक है ना। उसी तरह से यानी कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो है एक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संस्था का क्या होता है, नियंत्रण होता है इस पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी देश की, है ना, क्या लिखा हुआ, किसी देश की तट रेखा, जैसे यानी कि भारत देश है, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि ये जो है भारत देश का रेखा, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये जो है भारत देश का ये रेखा है, ठीक है। अब इस रेखा से जो है पता कितना किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर तक, ठीक है। मतलब भारत किसी देश की यानी तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इसको जो आप लोग को लिखना है नोट में, किस चीज में लिखना है इसको, नोट में, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। किसी देश की तट रेखा से, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर से। देखिए हमने क्या बताया था, विकास यानी कि संसाधन जो कई आधार पर होते हैं। संसाधन क्या होते हैं, वो जो है कई आधार पर होते हैं संसाधन, है ना। संसाधन जो है वह कई आधार पर होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा जाएगा आप लोग को क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप लोग को क्या जवाब देना है कि विकास के जो है आधार पर जो है संसाधन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। पहला जो हो जाएगा संभावित संसाधन, पहला क्या हो जाएंगे, संभावित संसाधन हो जाएंगे। और देखिए दूसरा हो जाएगा विकसित संसाधन, ठीक है।
तीसरा हो जाएगा भंडारण संसाधन, चौथे हो जाएंगे संचित कोष संसाधन। अब इस सब चारों को जो हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझेंगे, यानी ये जो संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडारण संसाधन, संचित कोष संसाधन, ये जो है क्या होता है। चलिए यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहला 1 नंबर क्या था लिखा हुआ कि संभावित संसाधन क्या होता है ना। संभावित संसाधन क्या है या फिर किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे संसाधन जिससे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है उसे संभावित संसाधन कहा जाता है। ये क्या कराएंगे, मतलब संभावना हो, क्या हो, संभावना एक प्रकार से कहते हैं, मतलब कल वहां पर जाना है ना, ये भविष्य की बात है ना, कल वहां पर जाना है या फिर जाना था, हो सकता है जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है वैसे संसाधन जो भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, है ना, सिर्फ संभावना हो, कल्पना करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ संभावना हो, अभी उपयोग में नहीं लाया गया हो, सिर्फ संभावना हो, तो उसी को क्या कहेंगे, संभावित संसाधन कहेंगे, ठीक है। भविष्य में वैसे संसाधन जिसे नहीं भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो उसे क्या कहेंगे, संभावित संसाधन कहेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए जैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, हिमालय की क्षेत्र का खनिज, हिमालय की क्षेत्र का जो खनिज है अगर भविष्य में हो सकता है, अभी तो उपयोग में नहीं लाया जाता है, लेकिन अभी भविष्य में शायद हो सकता है उपयोग में लाया जाए, तो इसको भी क्या बोलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलता है, भविष्य में शायद इसको उपयोग में लाया जा सके, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संभावित संसाधन, ठीक है। उस तरह से नहीं पवन और सौर ऊर्जा, ये सभी की क्या हो जाएंगे, संभावित संसाधन, क्या हो जाएंगे, संभावित संसाधन। क्योंकि यहाँ पर लिखा है वैसे संसाधन जिसे नहीं भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो उसे क्या कहेंगे, संभावित संसाधन, ठीक है। चलिए फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर दिया है विकसित संसाधन। क्या लिखा हुआ है, विकसित संसाधन किसे कहते हैं, तो विकसित संसाधन किसको कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सके, ठीक है, वैसे संसाधन, ठीक है, वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर जो उपयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं हम लोग जी, विकसित संसाधन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको हम लोग, विकसित संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर समझते हैं, भंडार संसाधन किसको कहते हैं, है ना। तीसरा नंबर ये ना, भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए समझते हैं, भंडार संसाधन किसको कहेंगे, वैसे संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। वैसे संसाधन जिसको उपयुक्त तकनीक के माध्यम से भी यानी कि वर्तमान में जो है उसको जो है उपयोग में नहीं लाया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम लोग जो है भंडारण संसाधन, भंडार संसाधन, क्या कहेंगे, भंडार संसाधन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है संचित कोष संसाधन। क्या लिखा हुआ है, संचित कोष संसाधन क्या है, तो वैसे संसाधन, क्या लिखा हुआ है, वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध है तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें क्या लिखा था, जिसको जो उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता उसे क्या कहेंगे, भंडार संसाधन जिसको यानी उपलब्ध है तकनीक के माध्यम से यानी कि प्रयोग में लाया जा सके उसको क्या कहेंगे, संचित कोष संसाधन कहेंगे, क्या कहेंगे, संचित कोष संसाधन। चलिए यहाँ तक क्लियर है, समझ गए आप लोग, समझ गए, अगर समझ गए तो फिर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए अगले आते हैं, फिर से हम लोग एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है संसाधन नियोजन क्या है ना, या फिर किसे कहते हैं, ठीक है, संसाधन नियोजन क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ पर हम लोग को पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संसाधन नियोजन क्या है, ठीक है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है ना। संसाधन का क्या करें, संसाधन का विवेकपूर्ण जो है, विवेकपूर्ण मतलब क्या होता है, यानी बुद्धि स्तर यानी तरीके से नहीं उपयोग करना, संसाधन का जो है एक अच्छे स्तर में अच्छे कामों के लिए उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। एक होता है संसाधन किसी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग वेस्ट ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, मतलब बेकार के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कर रहा विवेकपूर्ण बुद्धिपूर्वक के लिए किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, संसाधन नियोजन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर पूछा है संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन संरक्षण यानी संसाधन का जो है संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा, ठीक है। संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग
करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संसाधन का अगर हम लोग अच्छे तरीके से और बुद्धिपूर्वक से अगर इसका हम लोग उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि संसाधन का सुरक्षा भी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अब देखिए इस चैप्टर का जो कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे इस चैप्टर का बेसिक चीजें क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको जो आप लोग नोट में लिखिएगा, कौन चीज में लिखना है, नोट में लिखना। इसको 1 नंबर दे सकते हैं, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए ये नोट में क्यों लिखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, तो इसको जो ये है बेसिक चीज है इस चैप्टर का। ठीक है ना, पहला चैप्टर जियोग्राफी जो है, भूगोल का जो है, ये पहला चैप्टर का जो है ये बेसिक चीज है, जिसको नोट में लिखना आप लोग को। इस तरह का कलरफुल नोट से और इस तरह से तैयारी कहीं पर नहीं कराया जाता है, सिर्फ हमारे बदमाश के बोर्ड में कराया जाता है। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, नोट में हम इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो कुछ बेसिक बातें हैं जरूरी। देखिए महात्मा गांधी का कहना था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो गांधी जी का कहना था कि हमारे लिखा हुआ, गांधी जी का क्या कहना था, हमारे पास जो है पेट भरने के लिए जो है बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो गांधी जी का क्या कहना था, हमारे पास जो है पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ये किसका कहना था, गांधी जी का कहना था। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप लोग को। जैसे इसको क्या पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, जैसे कि हमारे पास जो पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यह किसने कहा था, तो यह जो है कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आप लोग को। ठीक है, यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। एंड नेक्स्ट आते हैं फिर से हम लोग यहाँ पर, मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ का संबंध किससे है, तो मेघा पाटेकर से है। किससे है, मेघा पाटेकर से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। ये ऑब्जेक्टिव में हजारों बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोग। ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, चिपको आंदोलन से। ठीक है, आप लोग उल्टा कर भी पूछा जा सकता है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, सुंदरलाल बहुगुणा से, या सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन से। ठीक है, उल्टा कर भी पूछेगा तो आप लोग पकड़ लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगली आते हैं 4 नंबर हम लोग, संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचय कृषि भूमि विस्तार से। यानी संदीप पांडे का जो है संबंध किससे है, अगर आपको पूछा है ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाएगा, वर्षा जल संचय कृषि भूमि का विस्तार किससे है, यानी इसका संबंध किससे है, तो संदीप पांडे से। किससे है जी, संदीप पांडे से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए फिर पूछा है 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। यानी 1968 ईस्वी में, तो क्या था, 1968 ईस्वी में जो इन्होंने क्या किया था, क्लब ऑफ यानी रोम संसाधन का जो संरक्षण का यानी वकालत किया था। क्या किया था, इसके लिए इन्होंने वकालत की थी। ठीक है, चलिए अगर जहां पर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को बता दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद जो है यहाँ तो हो गया था 4 नंबर तक। उसके बाद आते हैं 5 नंबर। ठीक है ना, तथा स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक सुमशेर है। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सुमशेर के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, ब्यूटीफुल। कौन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सॉरी स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है किस पुस्तक, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के जो लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा बाबू शमशेर, है ना। उसके बाद फिर से लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित किए हैं। तो आपको अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में किस पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित है, तो वह हो जाएगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में जो है गांधी जी के यानी विचार भी जो है प्रकाशित रूप से संसाधन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग 7 नंबर, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास है। हमारा साझा यानी हम लोग का जो कहता साझा है वह भविष्य रिपोर्ट में जो क्या सतत विकास है, कहता संसाधन संरक्षण पर यानी बदल दिया जाए, तथा यह जो है संसाधन संरक्षण पर इसको क्या किया जाए, बदल दिया जाए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक।
चलिए उसके बाद फिर से आते हैं, नेक्स्ट है 8 नंबर, ठीक है। ये है बेसिक चीज, इसीलिए आप लोग को बोले थे हम नोट में लिखिए। कौन चीज लिखिए? नोट में। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम ने विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। तो अगर आप लोग को पूछा जाए तो यानी पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम जो है विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था? 1972 ईस्वी में। कब किया गया था? 1972 ईस्वी में। कहाँ पर? तो स्टॉकहोम में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? स्टॉकहोम में। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है, फिर लिखा हुआ देखिए, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना। पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा क्या लिखा हुआ कि 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को। अगर आप लोग कहीं पर कोई दिक्कत लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आप लोगों को कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद फिर से यहाँ पर आते हैं, क्या लिखा है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ठीक है। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कहता है मानव एवं तकनीक की जो है शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को जो है डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो मानव एवं तकनीक की जो है शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को, है ना, जिसका मानव के तकनीक का जो शोषण करते हैं, कि दहन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखिए फिर से पूछा गया सतत विकास क्या? सतत विकास क्या है या किससे कहते हैं? एक ही बात है। देखिए क्वेश्चन उल्टा कर भी पूछा जा सकता है आप लोग को, सतत विकास क्या है, ठीक है, या किसे कहते हैं, ठीक है ना। या सतत विकास की परिभाषा दीजिए या उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये सभी बातें एक ही है, ठीक है। आप लोग को समझना होगा वहां पर जो क्वेश्चन में हो सकता है उल्टा कर पूछे सतत विकास क्या है या किसे कहते हैं या परिभाषा दीजिए, ठीक है। वो सभी बातें एक ही है, आप लोग को वही आंसर लिखना, ठीक है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है, ऐसी धारणा यानी सतत विकास कहलाती है। ऐसी धारणा क्या कहलाती है? सतत विकास कही जाती है या फिर कहलाती है, ठीक है। यह जो कह रहा है तथा भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर रखते हैं, भविष्य की आवश्यकता, भविष्य में क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको नजर में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जाता है, ऐसी धारणा को क्या कहते हैं? सतत विकास, यानी अपने विकास में मतलब लगे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए फिर से यहाँ पर लिखा अस्मरणीय तथ्य, ठीक है, लिखा हुआ है ना। तो इसको भी जो है आप लोग को अब यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है 2, 4, 6, इसको भी आप लोग को जो लिखना है अस्मरणीय तथ्य को जो लिखना है नोट में। अस्मरणीय का मतलब क्या होता है? याद रखने लायक, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पीय, है ना, इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, है ना, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरा में हुआ था, है ना। प्रथम अगर पूछा जाए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो आप लोग को बता देना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था बाबू वह 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरा में हुआ था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है फिर जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। और पूछा जाए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। देखिए ये जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को जो +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ था, है ना। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। सबसे देखिए पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इसको, ठीक है। अब कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय और इसको जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को जो है +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 ईस्वी में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में, ठीक है। उसके बाद फिर से आते हैं हम लोग अगली 1992 के रियो डी जेनेरा, यहाँ पर लिखा ना 1992 के जो है पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, है ना। 1992 के रियो डी जेनेरा सम्मेलन में
कार्यक्रम 21 एजेंडा 21 यानी कार्यक्रम 21 एजेंडा 21 को नहीं स्वीकृत किया गया। किस एजेंडा को स्वीकृत किया गया? तो 21 को। किसको स्वीकृत किया गया था? एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था, ठीक है, 1992 में रियो डी जेनेरा सम्मेलन में किया गया था, ठीक है। चलिए अगली फिर आते हैं 1997 में जापान के क्योटो में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। 1997 में जो है जापान देश में, कहां पर बोल रहा है? 1997 में जो कर रहा है कहां पर? जापान में जो है, जापान के क्योटो में जो है, जापान के क्योटो जो शहर का नाम होगा, ठीक है। इसमें जो क्या कर रहा है सर जो है, यहाँ पर जो जापान के क्योटो नामक जो स्थान है, यहाँ पर जो क्या होता है, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था? तो कौन सा? पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा, यानी कि पृथ्वी को जो है ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था? तो क्योटो सम्मेलन कब किया गया था? 1997 में। कहां पर? जापान के एक शहर में, जापान के एक स्थान, जापान के अंदर किया गया था, एक क्योटो नामक स्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, फिर से कर रहा है, क्योटो सम्मेलन को क्या कहा जाता है? क्योटो सम्मेलन को जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। क्योटो सम्मेलन को क्या कहा जाता है? क्योटो सम्मेलन को जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग समझ गए? चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जो है पहला चैप्टर का जो टोटल सब्जेक्टिव खत्म हो गया, हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए आपको जो इसमें जो, इसीलिए हम बोले थे ना कि किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अगर यदि ये प्रिंट करवा लेते हैं नोट से, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बोर्ड ज्वाइन करने के बाद आप जो प्रिंट करवा लेते हैं ये नोट से, तो आपको किताब भी लेने का कोई जरूरत नहीं। इन नोट से आप जो फुल 100% तैयारी कर सकते हैं, कहीं पर एक नंबर का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये सभी को पता है जी, है ना। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो यह जो है बाबू अनवीकरणीय संसाधन। यह क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला फिर से अगर पूछा जाए कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो यह जो हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य है। ये क्या है? पुनः पूर्ति योग्य। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तटरेखा से जो कितने किलोमीटर क्षेत्र जो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, ये हमने अभी तुरंत सब्जेक्टिव में पढ़ाए हुए थे, है ना। सीमा रेखा से जो है कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर तक के तटरेखा के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, है ना। चलिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, इसको हम अभी ऊपर में पढ़ाए, सब्जेक्टिव में पढ़ा है ना। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधन जो होते हैं उसका क्या करता है? ये दोहन कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनियोजित विदोहन से। डाकुओं का जो अर्थव्यवस्था का जो संबंध है किससे है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, है ना। दोहन करने से नहीं, विदोहन करने से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम अभी तुरंत ऊपर में पढ़ाए सब्जेक्टिव में। चलिए अगली क्वेश्चन है फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो यह हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा जी? 19.2 किलोमीटर तक जो है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक यानी राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक जो है राष्ट्रीय संपदा क्या है? निहित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग आते हैं फिर से उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये तो सबको पता है, अभी तुरंत जस्ट ऊपर में लिखाए हुए है ना, पढ़ाए हुए 1972 में है। यहाँ पर देखिए है ना, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? यहाँ पर देखिए पहला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला, है ना। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन अलग है, थोड़ा यहाँ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है, यहाँ पर है दिया हुआ, तीनों का दिया हुआ। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो 2002 में हुआ था, ठीक है ना।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, पर्यावरण के विषय में पूछा गया। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये जो पर्यावरण सुरक्षा है तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है 1972 ईस्वी को आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था जी? 1972 ईस्वी को। यहाँ तो क्लियर है यहाँ तक आप लोग? 1972 ईस्वी को जो है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण जो है किया गया था। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है आप लोग को, समझ में आया? अगर आया तो आप लोग कमेंट में लिखिए हाँ, नहीं तो फिर से आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग को दोबारा समझाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो निम्न में से कौन है ना, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4। तो नदी जो है बाबू क्या हो जाएगा, ये अजैविक संसाधन होगा। क्या हो जाएगा, ये अजैविक संसाधन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, देखें निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएंगे, ये सौर ऊर्जा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, है ना। कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था। यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रकृति के संसाधनों की जितने भी उसको सुरक्षित रखने के लिए जो 1968 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ था, उसका नाम था क्या था? अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या था? अफ्रीकी कन्वेंशन। अब देखिए यहाँ पर है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था बाबू, वह हुआ था न्यूयॉर्क में। इसको भी हम यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये देखिए पढ़ा चुके हैं। द्वितीय पृथ्वी लिखा सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, 1997 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक सभी? चलिए अगली क्वेश्चन है फिर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? क्या पूछ रहा है? सौर ऊर्जा जो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है ना, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगली क्वेश्चन फिर है, अब यहाँ पर देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमने आप लोग को बता दिए हैं पहले भी। 5 जून को जो है क्या मनाया जाता है जी? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अभी तुरंत पढ़े हैं, है ना, रियो डी जेनेरिया में या फिर जेनेरा में हुआ था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन बाबू ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और देखिए इसमें से जो है इतना तो पढ़ने के बाद भी जो है कुछ बच्चों का ये भी मन में ख्याल होगा कि सर जी हम लोग को जो है क्वेश्चन जो है एक प्रकार से मतलब क्वेश्चन जैसे लिखा रहता है लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, उस रूप में भी हमको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोग को हो गया ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिटेल से हम आप लोग को पूरा चैप्टर से पूरा बुक का पेज से पेज बाई पेज से समझा दिए कौन चीज कहाँ पर है, क्या है, कब हुआ, है ना। अब कुछ बच्चों का ये भी कहना था सर जी हम लोग को इस टाइप में चाहिए, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में लिखा हुआ चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए हमने तैयार करके रखा हुआ है पहले से ही, देख लीजिए आप लोग को तैयार है लघुत्तरीय पहला चैप्टर का। ठीक है, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन लिखिए या यहाँ से, जो चीज़ यहाँ नहीं है वहाँ से लिखिए, जो वहाँ नहीं है यहाँ से लिखिए। ठीक है ना, इसलिए हम तो यही कहेंगे आप लोग दोनों पेज से भी तैयारी कीजिए और ये लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय का भी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो संसाधन को परिभाषित कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए हमने तो 2015-2019 का एग्जाम में एक फर्स्ट सिटिंग इसको सेकंड सिटिंग में द्वितीय पाली में पूछा जा सकता है। ठीक है, संसाधन को परिभाषित कीजिए, इसीलिए हम कहते हैं आप लोग को कि आप लोग जो तैयारी कीजिए, किससे कीजिए? दोनों पेज से भी तैयारी कीजिए, जो सब्जेक्टिव बुक जो होता है बुक का पेज से भी तैयारी कीजिए, और लास्ट में जो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय होते हैं उससे भी तैयारी कीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्या लिखा है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। देखिए मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जाहिर सी बात है, आप लोग को बताए थे। ठीक है, जैसे नल, बोर्ड, मोबाइल, साइकिल, ईटीसी मतलब इत्यादि, है ना।
क्या लिखा हुआ है, मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन। जैसे में नल, बोर्ड, मोबाइल, साइकिल इत्यादि चीजें, ये सभी जो क्या है, बेंच, डेस्क, कुर्सी, ये सभी क्या है, संसाधन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर पूछा है संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर बताइए। दोनों संसाधन में क्या अंतर है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर में लिखा हुआ है संभावी संसाधन वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, तो तुरंत ऊपर में बता दी। इसीलिए कहते हैं पेज से पढ़ोगे ना तो बहुत ऊपर तक जाओगे, समझे। और इसे पढ़ोगे लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय से, इसमें क्या होता है, पेज का सभी सवाल नहीं रहते हैं। अगर आप पेज से पढ़ते हो, जैसे ऊपर में हमने पेज से पढ़ा दिया था, अगर आप वहां से अगर कंट्रास्ट पढ़ते हो तो आपको वहां से सब्जेक्टिव भी बन जाता है, ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव से पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, इसीलिए कोशिश कीजिए दोनों को क्लियर करने का। ठीक है, तो देखिए संभावित संसाधन एवं संचित कोष संसाधन किसको कहते हैं, भविष्य में यानी कि उपयोग में, भविष्य में कहते हैं उपयोग में लाए जाने वाली यानी संभावनाओं है, उसी को क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। और संचित कोष संसाधन क्या है, ठीक है, इसी में दो क्वेश्चन है, संचित कोष एवं संभावित संसाधन एवं संचित कोष। ठीक है, तो अब यहाँ समझेंगे संचित कोष क्या, संभावित मतलब जो भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग क्या पूछा है, संचित कोष संसाधन दूसरा है वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। उपलब्ध यानी तकनीक के आधार पर उसको उपयोग में लाया जा सकता है, उसी को क्या कहेंगे, संचित कोष संसाधन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोग। देखिए आप लोग को जो है कोई दिक्कत नहीं हो एग्जाम में, इसीलिए जो आप लोग के लिए मतलब पेज के आधार पर भी समझाया जा रहा है और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय पर इस तरह से आप किताब का जो लास्ट पेज में जाएगा इस तरह से क्वेश्चन देखिएगा, चैप्टर का लास्ट पेज में जाएगा इस तरह से क्वेश्चन लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय रहता है। ठीक है, हमने उसका भी नहीं सोल्यूशन करके रखा हुआ। ठीक है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, इसको 2024 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। ठीक है, क्या लिखा, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो यहाँ पर आ जाइए, इसका देखिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखेंगे, संसाधन को जो सुरक्षित कैसे किया जाए। सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में, जैसे कि सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी और सभ्यता भी आगे बढ़ रही है, तो उसी तरह से सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों की क्या होती है जी, अहम भूमिका होती है ना। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण समस्याओं को जन्म देता है। लेकिन वहीं पर अगर सही तरीके से उसका संसाधन का उपयोग करते हैं ठीक है, लेकिन किसी गलत तरीके से इसका अविवेकपूर्ण जो बिना बुद्धि के नहीं इसका उपयोग कर रहे हैं, तो यह जो है अतिशय यानी उपयोग विविध प्रकार की सामाजिक, हमारे समाज के लिए विविध प्रकार की आर्थिक या सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण की समस्याओं को जन्म देता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इन समस्याओं की समाधान हेतु संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु जो संसाधन संरक्षण यानी संसाधन को संरक्षण मतलब होता है सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। संरक्षण मतलब क्या होता है, सुरक्षित करना या फिर सुरक्षा, ठीक है ना, होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन है लघुत्तरीय का क्वेश्चन नंबर है 4। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। संसाधन जो निर्माण है उसमें तकनीक की क्या भूमिका, आप लोग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संसाधन निर्माण में तकनीक का यानी कि भूमिका महत्वपूर्ण है। तकनीक की भूमिका क्या महत्वपूर्ण होती है, पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ तकनीक की सारे यानी जीवन उपयोगी बनाया जा सकता है। क्या संसाधन जो पहले से जो मौजूद होता है, कहता है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है। पहले से जो संसाधन मौजूद होते हैं क्या वो उपयोग में लाने योग्य होते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि जो भी उपयोग में लाने योग्य होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन उसको तकनीक के माध्यम से, है ना, हम लोग दिमाग लगाते हैं और तकनीक के माध्यम से उसको उपयोग में, जैसे पेड़ है, पेड़ को काट कर हम लोग टेबल कुर्सी बेंच डेस्क बनाते हैं, उसको संसाधन के रूप में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये जो तकनीक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं उसको उपयोग में लाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, जीवन उपयोगी बनाते हैं, उसी को क्या कहेंगे, संसाधन निर्माण कहेंगे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यह हम सब्जेक्ट वहां पूर्व में नोट में पढ़ा दिए थे। देखिए क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था 2023 का, यानी कि प्रथम पाले यानी सेकंड सिटिंग में, यानी सेकंड सिटिंग द्वितीय पाले में पूछा गया। ठीक है,
क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था बाबू। कब हुआ था? 1997 में। 1997 ईस्वी में हुआ था। ये जापान के एक क्योटो नामक शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह जो हुआ था जापान के क्योटो नामक शहर में हुआ था। कौन सी हुआ था? क्योटो नामक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना? तो यह जो क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ था? क्योंकि पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग का जो वार होने वाला था उससे सुरक्षित करना, इसीलिए सभी देशों ने मिलकर क्या किया? क्योटो सम्मेलन क्या, जो कि 1997 ईस्वी में हुआ था। जापान के एक शहर में है, जो कि नाम है क्योटो, शहर का नाम है क्योटो में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि पृथ्वी को जो ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार ग्रीन हाउस गैस के उपयोग में कटौती करना तथा ग्रीन हाउस गैस के उपयोग के रूप में जो क्या करना है? कटौती करना था। ठीक है, इसीलिए जो क्योटो सम्मेलन हुआ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए फिर से जो है क्वेश्चन नंबर आते हैं लघु उत्तरीय का 6 नंबर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है लोग बोलिए ओके। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जो प्रकृति के द्वारा जो भी कुछ संसाधन मानवीय भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं? प्रकृति के द्वारा भी दिए होते हैं ना। तो जिसको नहीं भौतिक जैविक भी बोल सकते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रकृति के द्वारा जितने भी संसाधन दिए गए हैं उसका संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा करना क्यों आवश्यक है? देखिए इसको 2017 का सेकंड सिटिंग में पूछा गया, 2019 में भी सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर समझिए संसाधन के अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती है। संसाधन किसी भी चीज का अत्यधिक उपयोग करेंगे उसमें बहुत से प्रकार की समस्याएं आएंगी। उसी तरह से जब संसाधन का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा उससे क्या होगा? पर्यावरण में जो है निम्नलिखित प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगे, जैसे संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगर उसी संसाधन को हम लोग अपने बुद्धिपूर्वक से, नहीं कि बलपूर्वक से नहीं, बुद्धिपूर्वक से, ठीक है ना, दिमाग लगाकर हम लोग यदि उसका उपयोग करेंगे तो संसाधन का सुरक्षित किया जा सकता है ना। जैसे सतत विकास को नए बनाए रखने के लिए प्रकृति संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। सतत विकास को बनाए रखने के लिए जो है यानी सतत विकास यानी सतत चलते रहने वाले विकास को बनाए रखने के लिए जो हम लोग को संरक्षण को संसाधन को जो सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, लघु उत्तरीय का ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? संसाधन संरक्षण का क्या महत्व? संसाधन संरक्षण संसाधन का सुरक्षा करने का क्या महत्व? संसाधन का सुरक्षा करने से हमको क्या लाभ है ना, क्या मतलब महत्व है, यही पूछा है। संसाधन के संरक्षण कर पर्यावरण को, संसाधन का संरक्षण कर जो है हम लोग पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए संसाधन का भी सुरक्षित कर सकते हैं और यानी बिना क्षति पहुंचाए, है ना, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। इसे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य की भविष्य को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए संसाधन को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो वर्तमान समय आने वाले समय को मद्देनजर रखते हुए इसका उपयोग जो है सही तरीके से हम लोग को करना चाहिए, इसे ताकि यानी वर्तमान समय में इसका जो है वर्तमान समय विकास के साथ जो है भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है ना, रह सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग समझिए। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है आप लोग के लिए दीर्घ उत्तरीय का, है ना। इस चैप्टर में खत्म करना है आज इसी वीडियो में, ठीक है ना। संसाधन के यानी पहला चैप्टर को खत्म करना है। क्लियर है? देखिए पहला चैप्टर भी 4-5 खंडों में बांटा गया, क ख ग घ इस तरह से, लेकिन हम लोग जो पहला ही चैप्टर को ही सोल्व कर रहे हैं, क को नहीं कर रहे हैं अभी, बाद में फिर अगली वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्या पूछा गया क्वेश्चन? इस संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तथा संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन क्या? मनुष्य की जीविका का आधार है। जीविका मतलब ये होता है संसाधन के थ्रू से मनुष्य के जो है जीवित रहने का जो है आधार है क्या? संसाधन। मनुष्य को जीवित रखने का आधार क्या है? संसाधन है, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों की सतत
है ना। जीवन की गुणवत्ता, जीवन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन का उपयोग बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसाधन जो किसके द्वारा दिया गया उपहार है, प्रकृति प्रदत्त उपहार है। प्रकृति प्रदत्त मतलब क्या है, यह भगवान के द्वारा दिया गया या क्या है, एक उपहार है, ठीक है ना। ये अवधारणा के कारण मानव ने इसका आधा धुंध दोहन किया, लेकिन मानव ने कि इसका जो है क्या कर दिया है, आधा धुंध क्या कर दिया, इसका जो है अवधारणा के कारण जो है मानव ने अपने उपयोग के अनुसार जो क्या किया है, मतलब इसका बहुत क्षतिग्रस्त कर दिया। एक प्रकार से जितना नहीं करना चाहिए, आधा अधिक कम से कम क्या कर दिया है, दोहन कर दिया, अंधाधुंध दोहन कर दिया, है ना, क्षतिग्रस्त पहुंचा दिया पेड़ पौधे काट करके, ठीक है। जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होगी, जिसके कारण जो पर्यावरणीय समस्या भी, यानी ऑक्सीजन की समस्या एवं पर्यावरणीय समस्या भी क्या हो गई है, उपलब्ध हो गई, यानी उत्पन्न हो गई, ठीक है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों विवेकहीन दोहन किया गया, पता है, वशीभूत यानी लोभ लालच में आकर के लोग क्या करने लगे, पेड़ पौधे एवं संसाधन के जितने भी यानी पर्यावरणीय थे वो सभी को क्या करने लगे, दोहन करने लगे, यानी खत्म करने लगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए और भी इसमें थोड़ा सा, जिससे विश्व परिस्थितियों में घोर संकट की स्थिति होगी, जिससे नहीं विश्व की जो परिस्थिति होते हैं उसमें घोर संकट उत्पन्न हो गया, मतलब घोर संकट हो गया, क्या हो गया ना, उत्पन्न होगी। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, मृदा क्षरण मतलब मिट्टी का मतलब कटाव, ठीक है ना, क्षरण, मृदा क्षरण, ठीक है। तो भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा होना, ठीक है ना, तथा असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थिति संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है तथा अगर इन स्वार्थ तत्वों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संस्करण विनाश के आगोश में तथा समा जाएगा। विनाश के अगर इसी तरह से पृथ्वी का यानी कि पर्यावरण इसी तरह से अगर विनाश होते रहेगा तो पूरा पृथ्वी जो विनाश के आगोश में क्या होगा, समा जाएगा। एक दिन पूरी पृथ्वी का क्या हो जाएगा जी, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अतः वर्तमान के साथ भविष्य को भी सुरक्षित रखने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। सतत विकास में हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए, तुरंत पढ़े थे, मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को नहीं कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा को ही सतत विकास कही जाती है। ऐसी धारणा को ही क्या कहा जाता है जी, सतत विकास कही जाती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये जो है आप लोग का जो है सेकंड आते हैं, ये जो है क्वेश्चन आप लोग का यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसमें से जो है एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है छूटा हुआ है यहाँ पर, डायरेक्ट 3 नंबर, ठीक है। आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां पर सब्जेक्टिव में हमने हल करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव हमने पेज में जो डिटेल से पढ़ा दिया गया, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, स्वामित्व के आधार पर, है ना, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया था, हमने ऊपर में भी पढ़ाया हुआ था, नहीं पहले वाले पेज में डिटेल से। इसको जो 4 भागों में बांटा गया था, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, उसके बाद है ना लिखा हुआ व्यक्तिगत संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संसाधन में बांटा गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ पर समझाते हैं आप लोग को थोड़ा सा। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन समझते हैं, एक होता है सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन, ये होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर समझेंगे बाबू, ये जो व्यक्तिगत संसाधन है ये क्या होता है, ठीक है। जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिसमें समुदाय, ये क्या लिखा हुआ है, सामुदायिक संसाधन, जिसमें देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कभी भी याद नहीं करना है, ऐसे ही समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे समझना है, क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा गौर से पढ़िए और समझ लीजिएगा, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर बाबू कितने प्रकार के होते हैं संसाधन,
तो आप लोग को पता होना चाहिए कि संसाधन जो स्वामित्व के आधार पर जो होते हैं बाबू, वो होता है 4 प्रकार के। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन, उसे द्वितीय दूसरा है सामुदायिक संसाधन, और तीसरे जो है राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब क्या करना है, इसका डिफिनेशन देना है। अब देखिए इसका डिफिनेशन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्यों डिफिनेशन इसका देना जरूरी है, क्योंकि अब व्यक्तिगत संसाधन क्या है पूछा जाए, जिस पर नहीं किसी खास व्यक्ति का यानी कि अधिकार हो, जिस पर किसी यानी वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और दूसरा आते हैं सामुदायिक संसाधन। ठीक है, जिसमें समुदाय का यानी कि अधिकार हो, जिसमें किसका अधिकार हो? समुदाय। समुदाय मतलब किसको कहते हैं? समुदाय पूरे यानी कि गांव समाज के लोगों का यानी अधिकार हो, उसी को क्या कहा जाता है? सामुदायिक संसाधन। ऐसे ही लिखना सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं करेगा जी। और तीसरा देखिए क्या लिखा है? राष्ट्रीय संसाधन। या आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं राष्ट्रीय संसाधन, जो जिस पर यानी देश के यानी लोगों का अधिकार हो, जिस पर यानी भारत देश का यानी कि केवल एक ही देश का अधिकार हो, उसी को क्या कहते हैं? भारत देश हो या फिर कोई भी देश हो, सिर्फ उसी देश का अधिकार होना चाहिए, केवल एक ही देश का। ठीक है, जिस पर केवल एक ही देश या फिर भारत देश है तो भारत देश का ही अधिकार होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, और ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये क्या होता है जी? तो ये जो होता है यानी एक देश से अधिक देशों का नहीं अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होते हैं? एक देश से अधिक देशों का नहीं अधिकार होता है इसमें, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? समझ गए? ओके बोलिए। ठीक है, क्लियर। अगर जहां समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग को फिर समझाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए बाबू, ये जो है आप लोग का जो है पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर बाबू खत्म है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आते हैं हम लोग एक का जो है क नंबर। ठीक है ना, चैप्टर को प्राकृतिक संसाधन क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसको हम जो है आप लोग को दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, ब्रह्मास्त्र बोर्ड से जुटे रहिए। क्लियर है यहाँ तक?